महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए। लेकिन अब अदालत के फैसले के मुताबिक जिन पर धमाकों का आरोप था वो हमले में शामिल नहीं थे। सवाल है कि जब सब आरोपी बरी हो गए तो फिर धमाका किसने किया? 6 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? और आज अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले। सबूत नहीं मिलने पर सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं बल्कि सजा के लिए मजबूत सबूत सबसे जरूरी होते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जांच में इतना वक्त लगा, आरोपी इतने साल जेल में रहे और अब निर्दोष साबित हुए, तो फिर सवाल उठता है कि वो जेल में थे क्यों और असली गुनहगार कौन है? वो तारीख थी 29 सितंबर, साल था 2008, जगह महाराष्ट्र का मालेगांव शहर। शाम का वक्त था। रमजान के महीने में लोग इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम ने जोरदार धमाका कर दिया। छह बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। सुलगते मलबे में सांसें सिसक रही थीं। इस धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। धमाके की साजिश के इल्जाम 7 हिंदुस्तानियों पर लगे। भगवा आतंक की थ्योरी ने उसी कालखंड में सिर उठाया। सैफरन टेररिज्म बोल दिया है। आप राइट विंग टेरर की बात कर रहे थे। नहीं, मैं सैफरन टेररिज्म बताया। क्या रिएक्शन है आपका? 17 साल तक जिन 7 हिंदुस्तानियों ने अदालत के चक्कर काटे, बेगुनाही के लिए न्याय की लंबी जंग लड़ी, उनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन्हें 17 साल बाद अदालत से न्याय मिला। एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद सियासत ने भगवा आतंकवाद में सांस फूंक दी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर एनआईए कोर्ट ने किस आधार पर 7 आरोपियों को बरी किया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां क्या साबित नहीं कर पाईं? कोर्ट ने कहा आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, ये भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। यूएपीए लागू नहीं होता, ये मामला बनता ही नहीं। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले और इसी वजह से सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं बल्कि मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। 17 साल तक अदालत में चले इस मामले में 3 जांच एजेंसियां बदली, 4 जज बदले, 40 गवाह अपने बयान से पलटे। वहीं सुनवाई के दौरान 25 गवाहों की मौत हो गई। 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 10,840 दस्तावेज पेश हुए। कोर्ट ने जैसे ही यह फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत अपमान सहन किया। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी और हमें आतंकवादी बना दिया गया। 17 सालों से संघर्ष कर रही हूँ। भगवा को कलंकित किया गया। फैसले से खुशी हुई। आपने मेरे दर्द को समझा। ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है। हिंदुत्व की विजय हुई। मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए कैसे आरोपी बरी हुए, लिहाजा आरोपी छूट क्यों जाते हैं? सवाल कई लोगों के मन में यह भी है। जांच में लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, यानी एजेंसीज अपनी पूरी दक्षता के साथ जांच नहीं करती हैं। आरोपियों के खिलाफ अदालतों में जो सबूत पेश किए जाते हैं कई बार वो काफी कमजोर होते हैं।
आरोपियों के छूटने पर ज्यादातर मामलों में जांचकर्ताओं की जवाबदेही तय ही नहीं की जाती। इसे भी आरोपियों के छूटने की बड़ी वजह माना जाता है। इसके अलावा अदालतों में जब सुनवाई होती है तो कई बार गवाह मुकर जाते हैं, जैसा इस केस में भी हुआ। आरोपियों को गुनहगार साबित करके सजा दिलाने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है और इसका असर मुकदमों पर पड़ता है। जांच करने वालों और अभियोजक यानी सरकारी वकीलों के बीच कई बार कमजोर तालमेल भी आरोपियों के छूटने की वजह बन जाते हैं। अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ है, जिसकी वजह से कई बार फैसलों में गलती की गुंजाइश बनी रहती है। इस देश की अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। और यह भी याद रखिए कि ये पेंडिंग मामलों वाला बस्ता रोज मोटा होता है। अभी जिस वक्त मैं आपको ये डेटा बता रही हूं, इस वक्त भी देश में लगातार मामले दर्ज हो रहे होंगे। आज नहीं तो कल भी वो ये मामले अदालतों तक जाएंगे ही जाएंगे, और क्या इस संख्या को वो और बढ़ाएंगे। ब्लास्ट हो और ये ब्लास्ट की केस है, इसमें दोनों ट्रायल को जितना ट्रायल कोर्ट में वक्त लगा और वक्त लगने के बाद अगर प्रोसिक्यूशन फेल होता है तो हमेशा आरोपी के मन में एक सवाल खड़ा होता है, हम निर्दोष होने के बावजूद भी हमें जेल में भुगतना पड़ा। मुझे लगता है कि ऐसी इस प्रकार की ट्रायल जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। जिस प्रकार ये जो प्रचार किया गया कि भगवा आतंकवाद है, जिस प्रकार ये गलत भाषा थी, मुझे लगता है कि ऐसा कोई आतंकवाद नहीं रहता कि जिसके आधार पर कोई किसी मुलजिम को आप उसके धर्म और रिलीजन से जाना जाए। तारीख पर तारीखें बढ़ती जाती हैं। अदालतों में सालों साल मुकदमे चलते जाते हैं, आरोपियों की पेशी होती है, वकील दलील देते हैं, अदालतें उन्हें सुनती हैं और फिर कई बार मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे देश में कन्विक्शन रेट क्या है, यानी कितने % मामलों में सजा होती है, अब जरा ये भी देखिए। आपको बता दें कि जब 2022 के आंकड़ों पर हमने नजर डाली तो जांच एजेंसीज हत्या के केसेस में सिर्फ 43.8% मामलों में सजा दिला पाई, यानी 56.2% मामलों में आरोपियों को सजा ही नहीं मिली। बलात्कार के मामलों में तो जांच एजेंसीज की नाकामी और भी खुलकर सामने आती है। 2022 में बलात्कार के सिर्फ 27.4% मामलों में सजा हुई, जबकि अपहरण के 33.9% केसेस थे। शारीरिक चोट से जुड़े हुए 35.9%, दंगे के 24.9%, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सिर्फ 25.3% और बच्चों के खिलाफ अपराध के सिर्फ 33.6% मामलों में ही सजा हुई है। एनसीआरबी की तरफ से जारी आंकड़े गंभीर सवाल उठाते हैं। सवाल यह भी है कि जिन मामलों में सजा नहीं हुई, क्या उनमें अपराध ही नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर कौन था अपराधी? क्या जांच एजेंसीज ने सही आरोपी को सलाखों के पीछे डाला? अगर सही आरोपी को पकड़ा तो क्या सजा दिलाने में नाकाम फिर क्यों रह गए? अगर गलत आरोपी को पकड़ा तो जितना बड़ा जुल्म पकड़े गए इंसान के साथ हुआ, उतना ही बड़ा जुल्म उस व्यक्ति के साथ भी हुआ जो इंसाफ की उम्मीद में जांच एजेंसीज और अदालत की तरफ लगातार टकटकी लगाए देखता रहा। तो ये जो ओवरऑल पूरी परिस्थिति है, आज कम से कम मालेगांव ब्लास्ट केस में जो लोग मारे गए, उनके परिवारों ने जो झेला, सोच रहे होंगे। हालांकि मामला अब हाईकोर्ट में जाने की पूरी संभावना है। उस पर भी आगे क्या होगा वो देखना होगा।